फंडामेंटल केमिस्ट्री। अब यहाँ पे हमने एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है वो देखा था। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एटॉमिक मास जो है उसका जो नॉन एसआई यूनिट हमने पढ़ा था वो कौन सा होता है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और हमने कहा था कि एक AMU इक्वल होता है 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम। अब ये थोड़ी सी मुश्किल और वियर्ड बात होती है उन लोगों के लिए जो पहली बार इसको सुनते हैं, और वो उन बहुत ही मुश्किल बात लग रही होती है, ये क्या बोल दिया, ये है क्या 1/12, किसका 1/12 यानी कि 1/12वां हिस्सा, लेकिन किसका, कार्बन 12। अब कार्बन 12 का मतलब क्या है, कार्बन 12 एटम। तो ये आज हम इसको AMU को पढ़ेंगे, ठीक है, इन डिटेल। और फिर देन वील मूव फॉरवर्ड, जो हमारा टॉपिक है चैप्टर स्टोइकियोमेट्री, जहाँ पर IMET के सिलेबस के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये चैप्टर है। उन्होंने शायद स्टोइकियोमेट्री नहीं लिखा हुआ, सॉरी, हाँ, तो उन्होंने मे बी स्टोइकियोमेट्री नहीं लिखते, लेकिन वो मोल मतलब जो सब टॉपिक्स दिए हुए थे, मोल था और एवोगाड्रो नंबर हो गया, बाकी जो कैलकुलेशंस होती हैं मास वॉल्यूम मास रिलेशनशिप की, वो सारी ये चैप्टर है आपके पास IMET में, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ी सी मैथ्स है इसमें, लेकिन मज़े का चैप्टर है, बेसिक्स है केमिस्ट्री के आपके पास। तो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस, यहाँ पे हमने एक इक्वेशन लिख थी कि भाई एक AMU बराबर होता है 1/12 ऑफ द कार्बन एटम के। इसका मतलब क्या है, पहली बात इसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले हम लोग देख लेते हैं, हमने कल जो चीज़ पढ़ी थी उसको रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा था कि केमिकल फॉर्मूला को देखा था हमने, राइट। केमिकल फार्मूला में हमने दो तरीके के फार्मूलाज देखे थे। एक वो था जहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे थे, उसे क्या कहते थे, कौन सा, नहीं, एग्जैक्ट नंबर जहाँ पे था, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, वो फार्मूला, वो नाम जो कि हमें बताए कि एक कंपाउंड के अंदर कितने एटम्स हैं और कौन कौन से हैं, तो इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। यहीं पे अगर मैं कहूँ कि जो सबसे सिंपलेस्ट रेशो होगा, सिंपलेस्ट रेशो ऑफ द एटम्स इन अ कंपाउंड, वो कहलाता है हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला। अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, C1C2O2 ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 1 नहीं लिखते, 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है, मतलब कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे 1 होगा, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 1 नहीं लिखते। CH2O ये हमारे पास ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा, यानी कि सिंपलेस्ट रेशो। एम्पेरिकल फार्मूला हमें जस्ट ये बताता है कि कौन कौन सा एलिमेंट उस कंपाउंड के अंदर मौजूद है, और इसमें पता चल रहा है अच्छा कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन जो है वो 2 गुना है जितना कार्बन है उससे, और ऑक्सीजन जितना है उससे 2 टाइम्स है, ठीक है। एक एटम मतलब सिंपलेस्ट रेशो के बारे में बताती है, हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के बारे में नहीं बताता। ये हमारे पास हो गया केमिकल फार्मूला के टाइप्स जो हमने पढ़े थे। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था कि हम लोग डायरेक्टली हमने AMU के बारे में बात की थी, और वही आज का हमारा टॉपिक है, AMU को समझना। AMU के ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं आइसोटोप्स के बारे में, ताकि आपको ये जो वर्ड लिखा हुआ है H12 ये समझ आए, H12 का मतलब क्या है। देखिए हमारे पास कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, कितना, एग्जैक्टली, गुड, 12 AMU होता है। लेकिन हमारे पास ये वाला जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा,
नंबर इसका मैम। यस, आपके पास पीरियोडिक, अगर आपको एलिमेंट्स नहीं याद, एलिमेंट्स में हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे, उसकी ट्रिक्स भी मैं आपको बता दूंगी एक बार। लेकिन अगर आपको अभी नहीं याद तो इट्स ओके, आप अपने सामने पीरियोडिक टेबल रख सकते हैं और मुझे बताएं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा कार्बन का? 6 मैम। गुड, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होगा कार्बन का? 6 होगा। लेकिन आपको पता है कि हमारे पास जो कार्बन होता है वो सिर्फ एक तरीके का नहीं होता। आपको कार्बन, ऐसा कार्बन भी इन्वायरमेंट के अंदर, नेचर के अंदर मिलेगा जिसका मास 12 नहीं है, जिसका मास कितना है? 13 AMU है। आपको ऐसा कार्बन भी मिलेगा जिसका मास जो है वो कितना है? 14 AMU है। लेकिन मज़े की बात, इनका एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर इन सबका 6 है। ये 3 आपके पास कार्बन के डिफरेंट तरीके के एटम्स मिलते हैं। इसी तरीके से आपके पास क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है जो पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ होता है? यस, क्लोरीन मतलब Cl। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। 17। ठीक है, 17 इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक मास क्या होता है क्लोरीन का? 25। 25। और अंदर है 25 में 37। 35 होता है, ठीक है, 35.5 AMU। ठीक है, लेकिन हमारे पास ऐसा क्लोरीन भी नेचर में एग्जिस्ट करता है जिसका मास 36 होता है, 36.5 होता है। ऐसा क्लोरीन भी होता है जिसका मास 37.5 होता है। लेकिन इनका भी एटॉमिक नंबर सेम है, 17 17 17। अब ये क्या चीज़ है? देखें, हमारे पास ऐसे एटम्स एक ही एलिमेंट के, याद रखिएगा, एक ही एलिमेंट के, सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर सेम है। सेम है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट। डिफरेंट। तो ऐसे एटम्स को हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं। और इसी तरीके से हर एलिमेंट का अपना अपना आइसोटोप होता है। जैसे कि फ्लोरीन का एक ही आइसोटोप होता है, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। आपको पता है यूरेनियम के तकरीबन 38 आइसोटोप्स होते हैं। 38 आइसोटोप्स होते हैं इसके। जी, यूरेनियम के 38 से भी ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं आई थिंक। तो ये चीज़ समझ आई है आपको? ठीक है, 38 और 35, असल में 35 इज़ द राइट नंबर। 35 आइसोटोप्स, नोन आइसोटोप्स जो हमें पता है वो 35 आइसोटोप्स होते हैं यूरेनियम के। आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अगर मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन का अगर कहें कि आइसोटोप्स क्या होते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम? आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स एटम्स हैं, किसके? एक ही एलिमेंट के।
जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास, बट लेकिन उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो ऐसे एटम्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ कार्बन 12, कार्बन 12 का मतलब क्या है कि ये कार्बन 12 वाला आइसोटोप है, ये कार्बन 13 नहीं है, ये कार्बन 14 नहीं है, कार्बन 12 वाला। तो AMU को जब आप कंपेयर करते हैं उससे आप 1/12 ऑफ कौन से एटम का, कौन से का, अगर मैं यहाँ पे कार्बन लिख दूँ तो कार्बन तो 12 भी है, कार्बन 13 भी है, कार्बन 14, कौन सा वाला कार्बन? 12 वाला। 12 वाला। तो अब समझ आ गया हम लोग C12 क्यों लिखते हैं। Yes, ma'am. अच्छा, इसके बाद हमारे पास, अब हम समझते हैं AMU क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे, इट्स अ वेरी गुड वीडियो, ये चैनल का नाम है इन्फिनिटी लर्न नीट, इट्स अ वेरी गुड चैनल। तो यहाँ पे सारी छोटी छोटी एनिमेटेड वीडियोस होती हैं और जिनमें एनिमेशन के थ्रू एक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ होता है। अब इसको ये मैं पहले आपको दिखाती हूँ एंड मैं पॉज करते करते आपको बताती भी जाऊँगी कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, और ट्रांसलेट भी कर दूँगी इसको अगर नहीं समझ आया तो। Let me recall them for you. How do we calculate the mass of a single atom? Is it practically possible to do? देखें, उसने आपसे पहले तो क्वेश्चन किया कि भाई क्या आप एक सिंगल एटम का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। सिंगल मास का एक एटम? नहीं, आप एक 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 एटम का मास बता सकते हैं। जैसे एक हम लोग क्या करते हैं, जैसे Yes. मुझे अपना मास कैलकुलेट करना है, मेजर करना है, ठीक है, अपना वेट मुझे मेजर करना है। तो मैं वेट मशीन के ऊपर खड़े हो जाएंगे हम और मुझे मास मिल जाएगा, अच्छा ये 45 kg है, जितना भी kgs में आ जाएगा मास। इसी तरीके से क्या मैं एक एटम, जो सबसे छोटा चीज़ है इस दुनिया की, सबसे छोटा कंपोनेंट होता है किसी भी चीज़ का, क्या उस एक एटम का मास हम लोग एक मशीन के ऊपर या कोई ऐसा वेइंग डिवाइस है उसके ऊपर रख कर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। Yes, ma'am. यस, तो यू आर सेइंग कि कर सकते हैं। कौन सी ऐसी डिवाइस है या मशीन है या फिर इंस्ट्रूमेंट है। मैम उसका वेट तो नहीं, तो मैम एटॉमिक मास किस ना पता चलता है? वही हम लोग देखेंगे कि AMU है क्या, ठीक है। तो असल में प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप एक एटम को आप आइसोलेट ही नहीं कर सकते, आप एक एटम को अपने पास रख ही नहीं सकते। मतलब अभी तक ऐसा माइक्रोस्कोप ही इन्वेंट नहीं हुआ है जो कि एक सिंगल एटम को हम लोग देख पाएँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हम लोग जस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से देख रहे होते हैं कि अच्छा ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब मूव करते हैं तो वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं, हमें पता लग जाता है कि ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये नेगेटिव चार्ज वाला है। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर चलें खैर वो थोड़ा सा हम लोग आउट ऑफ टॉपिक बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एटम को देख भी नहीं सकते, तो एटम को वे करने की बात तो दूर की है प्रैक्टिकली, ठीक है। So, इसका मतलब केमिस्ट्री सारा तुक्का। ये नहीं कह सकते कि केमिस्ट्री हमारे पास प्रैक्टिकल नहीं होती, क्योंकि आपको ये इसको कंप्लीट करते हैं और फिर आपको समझ आएगा कि जो जो AMU है वो चाहे एक परफेक्ट यूनिट ना हो, लेकिन हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया है तो वो पूरी दुनिया फॉलो करती है। तो इस वजह से, और वो चाहे वो परफेक्ट मास क्यों ना हो एक एटम का, लेकिन फिर भी इट्स लाइक ऑलमोस्ट उतना ही होगा, हम ये मान कर चलते हैं, ठीक है। how do we calculate the mass of a single atom? Is it practically possible to do so? Is there any weighing balance designed to weigh the mass of a single atom? Let us now find out the answers to these questions.
Imagine we have two objects, A and B. Object A weighs around 12 kilograms is what we know. But we do not know the weight of object B, and that's what we need to find. How do देखें, आपके पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट इन्होंने ले लिया बड़ा सा ए, जिसको नाम दे दिया, उसका वजन कितना है? 12 किलोग्राम। ठीक है, और हमारे पास बी उससे छोटा है, यानी कि उसका मास कम होगा ज़्यादा होगा ए से? और पता नहीं। कम होगा, ठीक है, उसने छोटा बनाया हुआ है ना उसे, तो जितना हमें नहीं पता उसका मास कितना है, लेकिन इतना पता है इसका कम ही होगा ए से। तो ठीक है, यस सर। अब हम देखते हैं we find that out? कैसे बी का We मास just ही have a कैलकुलेट weight करते हैं। balance with us. Let's put them on either side of the balance and see what happens. अब यहाँ पे हमने क्या किया, अच्छा ये केजी में मास था, तो यहाँ पे केजी हम इतना वेट, मतलब केजीज में अगर किसी का वेट है, यहाँ पे ग्राम्स में वेट है, तो उसके लिए हमारे पास वेइंग बैलेंस है, तो वेइंग बैलेंस पे हमने ए और बी दोनों को रख दिया। Clearly, object A is heavier. Now if we want to find the weight of B, we will need something smaller to compare it to. लेकिन अगर मुझे बी का मास कम बताना है, अगर मुझे बी का मास मालूम करना है, तो हम दूसरी साइड पे एक ऐसा मास रखेंगे कंपैरिजन के लिए, बी से कंपेयर करने के लिए, कि मुझे बी का मास पता चल जाए। कहने का मकसद ये, अगर मैं कोई ऐसी चीज़ रखूँ ये वाली इस वाली जगह पे, ए की जगह पे, ताकि ये वेइंग बैलेंस क्या हो जाए, ऊपर नीचे ना हो, बराबर हो जाए, तो मुझे पता लगेगा कि अच्छा ये वाला जो है ये बी का मास इतना है। यस मैम। ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं कि ये ए जो है, ए को छोटा कर लेते हैं, ए के टुकड़े करके ए को छोटा कर लेते हैं, और फिर वो देखते हैं कि अच्छा ये टुकड़ा ए का और बी का ये बराबर हो गया। इसका मतलब ये कि इतना मास ए का जो मुझे मालूम है वही मास है बी का। अब देखिएगा, समझ आएगा आपको ये। So let's say we cut object A into 6 equal pieces. ठीक है, And now we compare the weight of object B with one piece. We see that this piece is still heavier than the object B. हमने क्या किया, ए को 6 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, सही है, और फिर एक टुकड़े का मास कंपेयर किया हमने बी के साथ, लेकिन फिर भी देखा कि अभी भी ये जो टुकड़ा जो 6th पार्ट था, ये कौन सा, ये 6th पार्ट है ए का, ये अभी भी क्या है, हैवियर है बी से। ऐसा ही है, यस मैम। ठीक है, तो अब देखें, This probably tells us that we need a smaller piece for comparison. हमें और भी छोटा So पार्ट let's चाहिए, assume we cut object A into 12 equal pieces. तो इसीलिए हमने क्या किया, अब हमने ए को, क्योंकि 6 अगर 6 हिस्सों में डिवाइड करे थे तो बी का मास फिर भी कम हो रहा था, तो हमने क्या किया, इस बार जो ए था जिसका मास कितना 12 kg था, याद है, तो अब हमने ए Yes, ma'am. को डिवाइड कर दिया कितने हिस्सों में, 12 हिस्सों में। 12 में। अब देखते हैं क्या बी का मास सेम होता है। Which means each piece weighs 1 kilogram. ठीक है, अब 12, इसका टोटल मास, पूरे का मास कितना था, 12 था। अब मैंने इसे 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो मुझे बताइए एक टुकड़े का मास कितना होगा। 1 किलोग्राम। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, And now when we place them on either side of the balance, we see that it's an equilibrium. अब आप देखें, अब जब हमने ये कौन सा है, 1/6 पार्ट नहीं है, ये 1/12 पार्ट है ए का, ठीक है, यस मैम। 12 हिस्से थे ना, तो 12 को 12वें हिस्से को हम लोग 1/12 बोलेंगे मैथ के अंदर, ये तो सिंपल सी बात है। तो ये 1/12 है किसका, ए का। अब ये मास हमारे पास क्या है, इक्वल है। यस मैम। तो अब मुझे बताइए, अब इस एक टुकड़े का मास कितना है, 1 kg, तो बी का मास कितना हुआ, 1 kg। 1 kg। तो अब मैंने क्या किया, हमने किया क्या, हमने ए से हमने एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया जिससे हमने बी का मास कंपेयर किया, और इस कंपैरिजन से मुझे बी का मास मिल गया, ठीक है। Now can we tell the weight of the object B? बी का कितना होगा, Each piece of object A here is 1 kilogram. And hence we can say that object B also weighs 1 kilogram. Let me ask you something now. Can we say that the mass of object B is 1/12 that of object A? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो बी का मास है क्या वो 1/12 है ऑब्जेक्ट ए के मास से। यस मैम।
ये बात समझ आई है? लेकिन मैम हम क्लोरीन को कार्बन को क्यों लेते हैं? उस पे आते हैं। मतलब और भी तो होगा हाँ, उसका कोई मैस, मतलब कोई एलिमेंट भी इसका मैस नंबर 12 हो। इस पे हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं ये वाला टॉपिक कंप्लीट करके। This is exactly how we estimate the atomic mass of an atom. Since we cannot directly calculate the mass of an atom, we usually calculate it with respect to the mass of a carbon atom. देखें अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एएमयू है क्या, कि भाई हमने क्या, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए इन्होंने लिया था और उसका 12वां हिस्सा लिया था, तो हमने अब यहाँ पर एज अ स्टैंडर्ड क्या लिया, कार्बन 12 का एटम लिया, और कार्बन 12 के एटम का जो मास होगा, जो कितना है 12 एएमयू है, ठीक है, उसका 12वां हिस्सा जो है वो 1 एएमयू के बराबर होता है। ये हमने स्टैंडर्ड बना दिया। इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि 1/12 ऑफ द कार्बन एटम का मतलब क्या है? यस मैम। ठीक है, अब कार्बन 12 ही क्यों लिया उस पर बात करते हैं। We take carbon 12 as our standard. Wait, what is carbon 12? कार्बन 12 Does क्या it है? mean? The element carbon has many isotopes and the carbon 12 is one among them. अभी मैंने आपको आइसोटोप्स के बारे में बताया था, यस मैम। उसमें इन्होंने यही कहा है, इसमें ये कह रही हैं ये कि कार्बन के बड़े सारे आइसोटोप्स होते हैं और कार्बन 12 उन्हीं में से एक है। And do we know what isotopes are? Well, for now, we need to understand that they are different forms of the same element. So, in the case of carbon, we will have slight differences in the atoms, which is what makes them isotopes. So, carbon 12 is one such isotope which is found almost everywhere in nature. देखें Does हमने कार्बन 12 को क्यों लिया, आपका यही सवाल था। यस मैम। उसके पीछे 2-3 रीजंस हैं। पहली बात ये कि कार्बन 12 सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, ठीक है, आपको कार्बन 12 हर चीज़ ऑलमोस्ट हर कहीं आपको मिल जाएगा आसानी से। अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें, हमारी बॉडी के अंदर किसी भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए हैं, ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, तो कार्बन होता है वहाँ पे। तो दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कार्बन है। आप ग्रेफाइट ले लें, पेंसिल पे नहीं होता आपकी जो पेंसिल की निब होती है वो ग्रेफाइट से बनी हुई होती है। डायमंड हो गया, ये कार्बन की फॉर्म है। तो कार्बन एक बहुत ही अबंडेंट एलिमेंट है, इसीलिए हमने कार्बन को लिया। दूसरा इसका रीज़न ये है कि कार्बन 12 बहुत स्टेबल होता है। हमें कोई ना कोई स्टैंडर्ड लेना था। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये नेचर में था तो एएमयू पहले से, ऐसा नहीं। एएमयू एक कॉन्सेप्ट है जो इंसानों ने खुद ने बनाया अपनी सहूलत के लिए, एटम्स के मास को समझने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया, एक स्टैंडर्ड बनाया। अब जैसे आप किलोग्राम ले लें तो वो कोई यूनिट ऐसा तो नहीं है, वो कहीं था ही था, वो हमने जस्ट एक स्टैंडर्ड बना लिया और उसको हम फॉलो करते हैं। उसी तरीके से एएमयू हमने उसका एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कार्बन 12 को चूज़ करके कि उसका 12वां हिस्सा जो है वो 1 एएमयू, 1 एएमयू के बराबर होगा, 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम। अब कार्बन 12 क्यों लिया, क्योंकि दूसरा एलिमेंट क्यों नहीं लिया, आपका यही सवाल था। तो 2-3 रीज़न से भाई, ये सबसे अबंडेंट होता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है नेचर के अंदर। दूसरी बात, ये बहुत स्टेबल होता है, इसीलिए हम लोग कार्बन 12 लेते हैं, ठीक है। an atom of carbon 12 is considered to be a standard unit and atomic mass is thus calculated with respect to one atomic unit. And how do we define one atomic unit? 1 एटॉमिक यूनिट का मतलब क्या है, एएमयू की बात कर रही हैं ये। One atomic mass unit is defined as the mass unit exactly equal to 1/12 of the mass of a carbon 12 atom. ये समझ आया? यस मैम। ये वही चीज़ है जो मैं रिपीट हो रही है बस, कि 1 एएमयू बराबर होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। So let us assume this is one atom of carbon 12. We divide this in 12 exact equal pieces. We take one piece from this out of the complete unit. Can we say the mass of this single piece is one atomic mass unit? क्या हम ये कह सकते हैं? यस मैम। कह सकते हैं, क्योंकि हमने कार्बन 12 लिया
उसे 12 हिस्सों में डिवाइड किया। कार्बन तो कार्बन 12 का 12वां हिस्सा एक एटॉमिक मास यूनिट या फिर एक AMU के बराबर है। And this is used as a standard to calculate the atomic mass of any other atom. Some examples of this would include the atomic mass unit of hydrogen being 1, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए, जैसे हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1 AMU, कार्बन का कितना होता है 12 AMU खुद का उसका, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 AMU, ऑक्सीजन का कितना है 16 AMU। carbon being 12, nitrogen being 14, oxygen being 16, and so on. How do we understand this in a simple way? Let me ask you a question. How do you measure the mass of a person? Using kilograms, right? We say that this person's mass is 50 kilograms. Similarly, we say that the atomic mass of oxygen is 16 atomic mass units or 16 AMU. This is how we measure the atomic mass of any atom. The units used are atomic mass units. But do we know what exactly gives the atom its mass? I mean, what आपको पता है कि एक AMU समझ आ गया? यस मैम। लेकिन आपको पता है कि एक एटम को मास कौन देता है? एटॉमिक मास किस वजह से होता है? मैंने बताया था एटॉमिक मास इज अ सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एग्जैक्टली। तो जो एटम का मास है वो कहाँ से आता है? वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से आता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन भी तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? बहुत कम होता है, निग्लेजिबल। exactly is responsible for giving the tiny atom some amount of weight? Let us know more about the concept of atomic mass in the next video. क्लियर हो गया AMU हमें आज? यस मैम। तो अब हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में, जो कि है मोल। ठीक है, मोल के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मोल पर जाने से पहले क्या हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज पढ़नी चाहिए? अच्छा, इनकी मतलब ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये डिस्कवर कैसे हुए? किन्होंने डिस्कवर किए? एटम किसने डिस्कवर किया? जैसे बायो में सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। उसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर भी आप ये टॉपिक्स पढ़ते हैं कि प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर किया, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारे पास चैप्टर, किस चैप्टर का पार्ट होता है? ये चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, और ये आर्मेट में भी ज़रूर होगा ये टॉपिक। क्रॉस चेक कर लेंगे इसको दोबारा से। मैंने आपको ना सिलेबस सेंड किया। ओके। तो यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर 2 है, वहाँ पर आप ये इनकी डिस्कवरीज वगैरह पढ़ते हैं, और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है काफ़ी। तो इसको हमें पहले पढ़ना चाहिए या फिर मोल को? मोल चैप्टर 1 का पार्ट है, तो आई थिंक हम लोग मोल को पहले कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। मोल क्या होता है? देखें, हमारे पास जैसे टाइम का यूनिट क्या है? टाइम का SI यूनिट क्या है? हाँ, टाइम का SI यूनिट क्या है? मिनट नहीं है, SI यूनिट। स्टैंडर्ड जो हमारे पास सेकंड है, वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल हमारे पास क्या है? सेकंड। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ लाइट इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? SI। कैंडला। डिस्टेंस का क्या है? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट क्या है? किलोमीटर। मीटर। किलोमीटर नहीं, मीटर।
अगर आपसे पूछा जाए बताइए मास का यूनिट क्या है, SI? एटम जी, एटम एटम। एटम यूनिट है। मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं? आपका मास आप कैसे मेजर करते हैं? 35 kgs वगैरह में? यस मैम। केजी मास का ये बेसिकली फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज में आपको यहाँ पे ऐसा यूनिट्स बता रही हूँ, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक क्वांटिटी होती है, इसको कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है? अगर फॉर एग्जांपल आई हैव सम पेन और मुझे उसका मास बताना है, लेकिन एटॉमिक लेवल के ऊपर, कि इतने इसके अंदर कितने एटम्स होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स आपको बताना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको बताने हैं एक सैंपल के अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको बताना है, तो उसका यूनिट क्या होता है? एग्जैक्टली उसका यूनिट होता है मोल। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मोल। अब मोल है क्या? चलो समझ आ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल खुद क्या है? आप जब भी एटॉमिक मास को, अच्छा मोल को समझने से पहले एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। देखिए जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट का मास जो होता है उसे आप एटॉमिक मास कहते हैं, लेकिन जब आप कंपाउंड की बात करेंगे तो उसका कंपाउंड का मास क्या कहलाता है? कंपाउंड का और कंपाउंड का मास क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास। अगर उस कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड है, क्या है? कोवलेंट बॉन्ड। अगर उस कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? सिंगल या डबल। सिंगल डबल नहीं, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आर यू श्योर? मैम एक कोवलेंट था, दूसरा क्या था? आयोनिक। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैम। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी कोवलेंट बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड वाला कंपाउंड के अंदर जो मास होगा उसका वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। यस मैम। अगर एक कंपाउंड है जिसमें आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि भाई ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है, इसमें आसान सी बात है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। एक कंपाउंड जिसमें आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें हुआ हुआ है। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें आयोनिक बॉन्ड है, तो उसका जो मास होगा उसे आप कहेंगे फॉर्मूला मास। क्या कहेंगे? फॉर्मूला मास। ठीक है, अब मैं आपको मोल समझाने लगी हूँ, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या होता है भाई? एक एलिमेंट का मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है? इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैम। ये नहीं कह सकते आप शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर मास है। भाई मॉलिक्यूलर मास मास है। किसका मास है? उस कंपाउंड का जिसमें कोवलेंट बॉन्ड हुआ हुआ है। सही है। द मास ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। नॉट द मास ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, द मास ऑफ अ कंपाउंड जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग हुई हुई है। द मास ऑफ अ कंपाउंड यूज द कोवलेंट बॉन्ड। देखिए ये बड़ी सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात है। बॉन्ड का मास हो सकता है? नो मैम।
मास तो कंपाउंड का होगा ना। अगर मैं आपसे अगर पूछा जाए कि फॉर्मूला मास क्या है, The exchange, ionic, the mass of compound in which the exchange of electrons occur. It's called formula mass. गुड। या फिर और भी सिंपल करके बोल सकते हैं भाई फॉर्मूला मास मास है किसका, कंपाउंड का जिसमें आयोनिक बॉन्ड हुआ हुआ है। Is that और भी सिंपल कर सकते हैं, फॉर्मूला मास मास है किसका, आयोनिक कंपाउंड का। मॉलिक्यूलर मास मास है किसका, molecular covalent compound? एग्जैक्टली, गॉट इट। Yes, ma'am. तो हम लोग अब मोल की बात करने लगे हैं। मोल क्या होता है कि अगर आप एटॉमिक मास को, जिसे आप एएमयू में लिखते हैं, अगर आप इसको ग्राम में लिखेंगे तो ये 1 मोल के बराबर हो जाएगा। Atomic mass को अगर ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। ऐसा ही है, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। और इसी तरीके से जब आप मॉलिक्यूलर मास को, फॉर्मूला मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो बराबर होता है मोल के। अच्छा ठीक है, समझ आ गया, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जाम्पल से समझता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। यूनिट क्या है, यूनिट क्या होगी, यूनिट में इसका एएमयू। yes, ma'am. अब ये मेरे पास एटॉमिक मास है कार्बन का, Yes. ए से जिसको डिनोट करते हैं। अगर मैं इसको 12 ग्राम लिख दूँ, 12 ग्राम, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मोल के। लेकिन मैं अपने 12 ग्राम में लिख रहा ये हमारे पास देखिए मोल हमारे पास अगेन एक यूनिट इन्होंने बनाया हुआ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। तो जब भी आप किसी भी एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, फॉर्मूला मास को ग्राम में लिखते हैं तो वो 1 मोल के बराबर होता है। बस ये ग्राम में जस्ट अगर आप इसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो डायरेक्टली ही ऑटोमेटिकली 1 मोल के बराबर हो जाएगा। इसको एक और एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O की बात करते हैं। H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कैसे निकालेंगे, आता है निकालना आपको? No, ma'am. देखिए सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पर हमारे पास ये कोवलेंट कंपाउंड है, चाहे आयोनिक कंपाउंड हो या फिर कोवलेंट कंपाउंड हो। आप क्या करेंगे, आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मास आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सम कर देंगे। सम ऑफ ऑल एटम्स, सम ऑफ masses ऑफ ऑल एटम्स इज आयोनिक मास, या फिर आयोनिक मास नहीं, फॉर्मूला मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का नाम एक ही होता है। 1 होता है। ठीक है, गुड। मेरे पास हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं यहाँ पर, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ। Yes, ma'am. अब मैंने क्या कहा कि आप ऐड करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ऑक्सीजन का मास कितना है, 16. 16। ऐड करेंगे इसको, 18 हो गया। 18 हो गया। ठीक है, तो मेरे पास मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 AMU। Yes, ma'am. मैम इसलिए तो फिर मैथ्स नंबर याद करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। देखिए कंपाउंड का याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको कुछ एलिमेंट्स के, जो स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो मैं आपको लिस्ट बता देंगे, भेज देंगे। वो आपको वो 20 एलिमेंट्स के मास और फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, और फिर आप इस तरीके से सम अप करके आप निकाल सकते हैं कंपाउंड का मास, मुश्किल नहीं होता।
एलिमेंट का मास आपको याद होना चाहिए, एटॉमिक मास। तो ये अब 12 AMU आ गया। अब ये मेरे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास है H2O का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको 1 मोल के इक्वल करना चाहती हूँ तो हम लोग क्या करेंगे, 18 ग्राम्स लिखेंगे। ये बराबर होगा किसके, 1 मोल के, ठीक है। Yes, ma'am. इसी तरीके से हम लोग एक आयोनिक कंपाउंड ले लेते हैं, या फिर एक, चले मुझे बताएं, ये हमारे पास NaCl आयोनिक है, कोवलेंट है? Ionic है ma'am. आयोनिक है। अच्छा, ये पता कैसे लगा आपको? मैम इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं. शेयर होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, तो इसमें तो एक्सचेंज होता है। Exchange होते हैं मैम. क्या? Exchange होते हैं. एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए इसकी ट्रिक क्या होती है, ट्रिक ये है कि आपको पता लगाना है। ये तो बहुत सिंपल सा मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, NaCl, तो इसीलिए सबको पता होता है ये आयोनिक कंपाउंड है। लेकिन अगर आपको कोई मुश्किल आयोनिक कंपाउंड आ जाए, कोवलेंट आ जाए, पता कैसे लगेगा ये आयोनिक हो रही है इसमें बॉन्ड है या फिर इसमें कोवलेंट है? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी आयोनिक बॉन्ड होगा तो वो हमेशा मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होगा। सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल गैस है, क्लोरीन, ठीक है। अगर हम बात करें कोवलेंट कंपाउंड की, तो उसका कैसे पता लगेगा कि कोवलेंट कंपाउंड अकर बिटवीन नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। H2O हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों नॉन मेटल्स हैं, Yes ma'am. तो यहाँ पर कौन सी होगी, कोवलेंट बॉन्ड होगी, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन, जितना भी आपके पास कार्बन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, कोवलेंट बॉन्ड होगा। जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड होता है वो क्या होता है, कोवलेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है NaCl। मुझे बताइए NaCl का मास कितना होगा? सोडियम का मास लें, उसको ऐड कर दें क्लोरीन के मास के साथ, बताएं। मैम सोडियम कितना होता है? 3. हाँ, देखें खुद से फाइंड करें सोडियम का मास कितना होता है। Lemon. 11 एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का। एटॉमिक मास पूछा है मैंने, मास को आप ऐड करेंगे। कंपाउंड का मास निकालने के लिए आप एटॉमिक मास को ऐड करेंगे। सोडियम का मास कितना होता है, 23, प्लस कर देंगे क्लोरीन। क्लोरीन का मास अभी हमने लिखा था, क्लोरीन का मास ऊपर ही, तो क्लोरीन का मास कितना होता है? 35. हाँ जी, 35.5 होता है। इन दोनों को ऐड करें, 55. 58.5. 58.5 मैम. पक्का 58.5। Yes मैम. तो अब ये मेरे पास क्या है, ये 58.5 AMU, ये मेरे पास सोडियम का क्या है, कौन सा मास होगा ये? मैम ये आपने एटॉमिक मास नंबर निकाला ना? ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास हम एटॉमिक मास तो आपको याद करना पड़ता है, एटॉमिक मास निकालने की जरूरत नहीं होती, हमने कंपाउंड का मास निकाला है। आपने AMU लिखा ना सर? AMU आपके पास मॉलिक्यूलर मास का भी यूनिट AMU ही होता है, फॉर्मूला मास का यूनिट भी AMU ही होता है। जब आप इसको ग्राम में लिखते हैं तो वो मोल के बराबर हो जाता है। Yes मैम. इसका कंपाउंड का जो मास होता है, मॉलिक्यूलर मास या फिर फॉर्मूला मास, तो वो भी AMU में ही लिखा जाता है। तो बताइए NaCl का ये क्या, कौन सा मास होगा?
मिलते हैं ना मैम ये। ये आयोनिक है, फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला मास है इसका। अगर मैं इस 58.5 को ग्राम में लिख दूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा अब? ग्राम मोल के। 1 मोल के। तो मैम सिर्फ और सिर्फ यूनिट चेंज होगा। हाँ, जस्ट आपने AMU को एक्सप्रेस कर देना है ग्राम में, तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। तो मैम 1 मोल ग्राम के बराबर होता है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि 1 मोल 1 ग्राम के बराबर होता है, ऐसा नहीं होता। आपके पास जितना भी एटॉमिक मास यूनिट है, एक फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम का मास कितना होता है? एटॉमिक मास 23 AMU होता है। इसको आप 23 ग्राम करके लिख दोगे तो ये 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है? AMU को जस्ट आपने एक्सप्रेस कर देना है ग्राम में, तो वो आपके पास हो जाता है मोलर मास। ठीक है, इसको आप कहेंगे मोलर मास, और ये 1 मोल की इक्वल है। मैं और कोई पूछेगा सोडियम का मोलर मास कितना है, तो 23 ग्राम्स। ठीक है, मोलर मास को आप ग्राम में लिखते हैं, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अगर आपको बोले सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23 AMU। सोडियम का मोलर मास कितना है, तो 23 ग्राम्स। क्लियर? यस मैम। अच्छा, तो अब हमारे पास यहाँ पे हमने मोल का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत देखा। चलो, ये मुझे समझ आ गया सोडियम कि हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 23 AMU, जो कि 23 ग्राम में लिखा जाता है, 1 मोल के बराबर है। ऐसा ही है। यस मैम। ये तीनों चीज़ों का मतलब एक ही है। ये तीनों चीज़ें बराबर हैं एक ही मास के, एक ही अमाउंट ऑफ मास के। अब देखिए, हमारे पास एक और चीज़ है। अब हमने 1 मोल तो बना दिया, 1 मोल हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है। फिर एक साइंटिस्ट आए, इटालियन साइंटिस्ट थे, एवोगाड्रो नाम था उनका, एवोगाड्रो साहब ने कहा कि भाई हमें ऐसी इस चीज़ की बहुत नीड थी, नंबर ऑफ एटम्स वगैरह फाइंड करने की। तो एवोगाड्रो आए, उन्होंने कहा कि 1 मोल में उन्होंने कैलकुलेट करके बताया कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 23 ग्राम सोडियम का, उसमें एटम्स कितने होंगे? 23 ग्राम हमें पता है 1 मोल के बराबर होता है, लेकिन 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स। तो ये हम लोग बराबर रखते हैं इसे हम लोग कहते हैं, इस नंबर को कहते हैं एवोगाड्रो नंबर, Na। ये कैपिटल N होता है, स्मॉल और कैपिटल A होता है। इसको सोडियम के सिंबल के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये सोडियम का सिंबल है जहाँ पर A जो है वो स्मॉल के अंदर है, और ये क्या है, ये Na, ये एवोगाड्रो नंबर है जहाँ पर A जो है वो कैपिटल के अंदर है। ठीक है, यस मैम। आपको जस्ट एक और लास्ट चीज़ आज की क्लास में ये समझनी है बस, उसके बाद बस रिवीजन करेंगे हम। तो ये 1 मोल बराबर होता है, एवोगाड्रो ने कहा कि 1 मोल के अंदर एवोगाड्रो नंबर, अपने नाम को भाई उन्होंने अपने नाम पे इसका नाम रख दिया कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल या फिर फार्मूला यूनिट्स होता है। तो 1 मोल में इसकी वैल्यू होती है, ये एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है कितनी, 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 पार्टिकल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए 23 AMU का मोलर मास यानी कि 23 ग्राम बराबर होता है 1 मोल के, 1 मोल में कितने एटम्स होंगे? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे Na लिख दूँ, समझ जाएंगे आप, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यस मैम। इसी तरीके से तो मैम
सोडियम का हम एवोगाड्रो नंबर निकालते हैं तो किस बार निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके या ऐड करके? वो हम बाद में सीखेंगे। अगर आपके पास 2-3 एटम्स हैं, 2-3 मोल्स हैं, तो उसमें फिर आप क्या करेंगे, ये सारी कैलकुलेशन बाद में करेंगे। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें। सोडियम के 1 मोल में, देखें, ये आपको याद रखना है कि एवोगाड्रो नंबर, ये जो वैल्यू है ये 1 मोल के लिए वैलिड है। ये हम लोग 1 मोल की बात कर रहे हैं। अगर आपको 2 मोल का बताना है तो आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको, ऐसा ही है। यस मैम। ये 1 मोल की वैल्यू है। इसी तरीके से अगर मैं H2O की बात करूं तो H2O का जो अभी हमने निकाला था, कौन सा क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है H2O का? मॉलिक्यूलर मास कितना था मैथ्स का? 16 नहीं 16 तो अकेला ऑक्सीजन का होता है। था, और 18 था। 18 AMU मॉलिक्यूलर मास है। मोलर मास कितना होगा? 18 ग्राम्स। 18 ग्राम्स। ये 1 मोल के बराबर होता है। यस मैम। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए 18 ग्राम, मैं डायरेक्टली ये भी नहीं पूछ रही, ये भी नहीं पूछ रही, डायरेक्टली आपसे पूछ रही हूँ कि बताइए 18 ग्राम ऑफ H2O के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? मैम 18 को मल्टीप्लाई करने में 6.02। क्यों मल्टीप्लाई करवाएंगे 18 को? क्यों? क्योंकि 18, देखें, ये वैल्यू 1 मोल के लिए थी। 18 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है, यस मैम। तो इसलिए आपको मल्टीप्लाई करवाने की नहीं ज़रूरत। आप जस्ट मोल को देखेंगे। मोल का कॉन्सेप्ट आपने कंपेयर करना है एवोगाड्रो नंबर के साथ। मैंने अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको मोल से नहीं बताया, मैंने आपको यहाँ पे मोलर मास से बता दिया, मोलर मास से क्वेश्चन कर लिया। तो अब 18 ग्राम्स का अगर आपसे पूछा जाए तो वहाँ पे भी एवोगाड्रो नंबर ही आएगा। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन की बात करता है, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5 AMU। मुझे बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 35.5 AMU में? नंबर ऑफ एटम्स हाँ, 35.5। 35.5 का मोलर मास कितना होगा क्लोरीन का? 35.5 ग्राम्स यस मैम। बराबर होगा 1 मोल के। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होता है एवोगाड्रो नंबर, तो इसमें कितने होंगे एवोगाड्रो नंबर? जस्ट मैंने ये आपको 2 चीज़ें बीच में नहीं बताई, जस्ट डायरेक्टली पूछ लिया, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं थी। मैम तो एवोगाड्रो नंबर जो है इसका 1 मोल का तो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज 23। तो इसका एन जो नंबर होगा एवोगाड्रो नंबर 35 होगा। देखें, ये हमारे पास AMU है यस मैम। और एवोगाड्रो नंबर का जो ताल्लुक है वो 1 मोल से है। 1 मोल के अंदर हमेशा, ये हमारे पास स्टैंडर्ड है, दोबारा से, 1 मोल के अंदर हमेशा एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही होंगे, चाहे आपके पास 35.5 ग्राम हो या फिर 18 ग्राम हो। अगर किसी भी चीज़ का 1 मोल है, चाहे वो H2 है, क्लोरीन है, कितना भी है, कुछ भी है, क्या है, अगर 1 मोल है तो उसके अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही होंगे। आपको ये चीज़ याद रखनी होगी बस। एक और पूछ लें। यस मैम। हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ लीजिए लिथियम का। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3। एटॉमिक मास क्या होता है? 7 AMU इसका क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। अगर मैं
क्वेश्चन ये है कि बताइए 7 ग्राम ऑफ लिथियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? नंबर ऑफ एटम वही है मैम, सेम 6.0। एवोगैड्रो नंबर, अभी आपको नंबर बोलने की ज़रूरत नहीं है कि 6.0, एवोगैड्रो नंबर बस बोल दें, समझ जाएगा हर इंसान, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर कैसे पता लगा भाई? सिंपल सी बात है, 7 ग्राम है, ये 7 ग्राम 1 मोल के इक्वल होगा। 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स होता है। यस मैम। क्लियर हो गया मोल का कॉन्सेप्ट? मैं दोबारा से, जैसे अभी हमने आज EMU को अच्छे से एनिमेटेड वीडियो से देखा था, वैसे ही हम लोग मोल को भी देखेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे कि मोल क्या होता है, ठीक है।